Very good evening, my dear students. This is Rahul Dev and welcome back to the Vidya Mandiri classes. आज हम हैं अपने लेक्चर नंबर 2 में. चैप्टर का नाम क्या है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल, राइट? सो इससे पहले हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में हमने ये बता दिया था आपको कि हमारा लेक्चर का फ्लो क्या रहने वाला है. तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है अपने पहले टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट? ओके, तो बच्चा इसके अंदर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आता है हमारा 2 लॉज बताया था लास्ट क्लास में, दैट इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, राइट? तो बच्चा अभी समझो, इनमें से जो पहला लॉ है हमारा दैट इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको दिया था सर एंटनी एल लेवोजियर साहब ने, और ये आया था आपका 1789 में. ठीक है, इस लॉ को समझाने से पहले मैं 2 चीजें समझा देता हूं आपको. ठीक है, वो क्या है समझो बाबू. जब भी कोई 2 चीज आपस में रिएक्ट करती है ना, उनको बोलते हैं अपन लोग रिएक्टेंट, राइट? उनको बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट, और ये दोनों मिल करके कुछ ना कुछ तो बनाएंगी, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट. जब भी 2 चीज को आपस में मिलाओगे, है ना, तो कुछ ना कुछ तो बनेगी. जैसे चीनी को पानी में मिलाओगे तो शुगर सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्ट को पानी में मिलाओ तो सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा. तो जो चीनी है और वो पानी है वो क्या है? दे आर रिएक्टेंट, और जो शुगर सॉल्यूशन बन गया दैट इज योर प्रोडक्ट. लेवोजियर साहब का इससे किसी भी तरीके का लेना देना नहीं था कि रिएक्टेंट्स क्या है और उससे प्रोडक्ट क्या बन रही है. उनका लेना देना इस चीज से था कि सर जो रिएक्टेंट्स हैं उनका मास जब कैलकुलेट करते हो आप, और वहीं पे इन दोनों के मिलने से जो प्रोडक्ट बनता है उसका जो मास आप कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि वो दोनों इक्वल है. वेरी इजी, दैट रिएक्टेंट का मास इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट का मास. और यही पे है हमारा एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज अ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म. यही है ना, ये लेवोजियर साहब ने बड़ा सा स्टेटमेंट दिया था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो इनका कहना था कि दुनिया में जब दुनिया बनी तो जितनी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं वो एक ही बार मौजूद हैं. बन नहीं रही है कोई भी नई चीज, और नहीं वो डिस्ट्रॉय हो रही है, बस वो अपना फॉर्म चेंज कर रहा है. इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं सर? देखो दिखाता हूं. देख बेटा, इस पे क्वेश्चन आएंगे ऐसा कि मान लो कार्बन और ऑक्सीजन मैंने लिया, उनको मिला करके हमने CO2 बनाया. ठीक है, आपसे बोले कि 2 ग्राम मेरे पास कार्बन था और मुझे नहीं पता मैंने ऑक्सीजन कितना लिया, लेकिन मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया 10 ग्राम. तो बताइए मैंने ऑक्सीजन कितना लिया होगा? तो वेरी इजी, हमको पता है कि रिएक्टेंट का मास इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट का मास. तो प्रोडक्ट का मास मेरे पास 10 ग्राम है ऑलरेडी, मेरे पास पहले, हाँ वो तो 10 ग्राम है. और यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ देखें तो ऑलरेडी मेरे पास पहले 2 ग्राम मौजूद था, तो और कितना ग्राम चाहिए होगा मुझे? 8 ग्राम चाहिए होगा 10 ग्राम होने के लिए. तो बच्चा ये था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैंने दिखाया. अब समझो बच्चा, इसके बाद जो सेकंड वाला हमारा जो लॉज है दैट इज लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास. इसको दिया था साहब हमारे जे प्रोस्ट से, जोसेफ प्रोस्ट नाम था इनका. और ये लॉज बच्चा 5 साल के बाद आई है. लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जब निकली उसके 5 साल बाद ये आ गई. इसका मतलब है ये कितने समय में आई होंगी? 1794 में. इनका क्या स्टेटमेंट था वो समझना. इन्होंने बोला था कि इन अ केमिकल कंपाउंड the constituent elements are always present in small whole number ratio by mass. कहने का मतलब क्या है समझिए. किसी भी केमिकल कंपाउंड के, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जिससे वो बने होते हैं, वो हमेशा प्रेजेंट होंगे स्मॉल होल नंबर रेशियो बाय मास के. समझ में आया ना? समझाते हैं, समझो बेटा.
इन एवरी केमिकल कंपाउंड, एक केमिकल कंपाउंड ये है, द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मतलब जिससे वो बना है, ये किस चीज से बना है, कार्बन से और ऑक्सीजन से मिलकर के बना है, ये हमेशा प्रेजेंट होंगे स्मॉल होल नंबर रेशियो के बाय मास। अब समझो बच्चा, कार्बन का मास कितना है सर 12 ग्राम, ऑक्सीजन का मास कितना है सर 16 ग्राम। अच्छा ठीक है, तो बच्चा एक बात बताओ, कार्बन कितने हैं आपके पास सर 1 है, तो 1 गुना 12 इज टू, ऑक्सीजन कितने हैं आपके पास 2 है, तो 2 गुना 16, दैट मीन्स 12 इज टू 32। इसका स्मॉल होल नंबर रेशियो अगर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 3:8। यही कहा था उन्होंने। कहने का मतलब है कि अगर आपको CO2 बनाना है तो आपके पास कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो यही होना चाहिए, और ये सबके लिए लागू है। मतलब जितने भी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है ना, सब में कार्बन और ऑक्सीजन होंगे और इसी मास रेशियो में होंगे, चाहे वो किसी भी सोर्स से आए तुम्हारे पास, फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से भी आए कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड उठा लो और उसके अंदर से कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो, उसके कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखोगे तो हमेशा 3:8 आएगा। अब सर इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं दिखाता हूं। सपोज बच्चा मैंने आपको बोला कि मेरे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है और मिलकर के CO2 बना, और साथ में मैं ये बता रहा हूं कि बच्चा मैंने 3 ग्राम कार्बन लिया था और 8 ग्राम ऑक्सीजन लिया था और 11 ग्राम मेरा CO2 बना था। ठीक है, सवाल अभी आता है कि सर बताइए, अगर मैंने आपको 18 ग्राम कार्बन दिया और 50 ग्राम दिया आपको ऑक्सीजन, तो बताइए कितना CO2 बनेगा। तो मोस्ट ऑफ यू विल आंसर कि सर इजी है 68 ग्राम अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चा नहीं नहीं, तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो बताया वो गलत है। ने बोला नहीं वो भी गलत नहीं है, तो बात क्या है? बात है कि वो भी सही है और यहाँ पे जो आंसर आप बता रहे हो वो गलत है, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि CO2 कितना बनना है। तो सर यहाँ पे लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा। होगा बच्चा, दिखाता हूं कैसे होगा, अभी समझो। बाबू एक बात बताओ, हमको बताया गया है कि 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन से मिलाओगे ना तो 11 ग्राम CO2 बन जाएगा तुम्हारा। तो 18 ग्राम कार्बन कितना से मिलेगा ऑक्सीजन से, तो कितना बनाएगा, है ना? ये दोनों मिलेंगे तो कितना बनाएंगे CO2। देखो समझो, आपको करना क्या है, जो पहला आपको डेटा दिया हुआ है दैट मीन्स 3:8, ये रेशियो चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब अगर हम आपको बोले कि बाबू 1 kg आटा और आधा kg चीनी से 100 लड्डू बनता है। अब सर लड्डू और आटा से चीनी वो सब छोड़ो, मतलब मान लो मेरी क्लास है, मेरी रूल, हम 1 kg आटा और आधा kg चीनी से हम लड्डू ही बनाएंगे, लेकिन हाँ 100 लड्डू बनाते हैं। तो बताओ मुझे 2 kg आटा देंगे और 1 kg चीनी देंगे तो कितना बना दोगे लड्डू? सर 200 बना देंगे। वेरी गुड, तो बस वही चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है। अब समझो, हमने बोला आपको 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन मिला करके 11 ग्राम बनता है CO2। तो बच्चा आपको 18 ग्राम देंगे ये और 50 ग्राम ये देंगे तो CO2 कितना बनाओगे? तो देखो बात समझो, हमने कितने गुने CO2 कार्बन बढ़ाए हैं? तो सर 6 गुना बढ़ाया है। तो बाबू इसको भी 6 गुना बढ़ा दो, कितना आएगा? तो सर देख लीजिए, हम 18 ग्राम और यहाँ पे 8 छक्के 48 ग्राम, मतलब कहने का ये है कि जैसे 3 ग्राम 8 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, उसी तरीके से 18 ग्राम 48 ग्राम से रिएक्ट करेगा। ये रेशियो चेंज नहीं होगा। हरी बस समझ। तो कितना बनेगा? 18 + 48, 48 2 50, 50 और 2 66 ग्राम CO2 बनेगा आपका। सर 2 ग्राम कहाँ गया? 2 ग्राम ऑक्सीजन आपका बच जाएगा बाबू एज अ बाई प्रोडक्ट। तो अब एक बात बताओ, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ? हाँ सर हो गया। इधर भी, इधर देखिए सर, इधर मिला करके कितना हुआ? हाँ सॉरी, यहाँ पे आओ, 18 और 50 68 हुए। अब तुम्हारा बन कितना रहा है? 66 + 2 ग्राम 68 ग्राम। हरी समझ, जैसा था वैसा हो गया ना। 68 इधर थे तो 68 उधर हो गए कि नहीं हो गए? हरी बात समझ। तो ये हुआ क्या, ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो हो गया और लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी फॉलो हो गया।
एक और क्वेश्चन कराता हूं, कर लीजिए। मैंने आपको H2 दिया, O2 दिया और इससे बना H2, ठीक है। हमने बोला 1 ग्राम हाइड्रोजन 10 ग्राम सॉरी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 6 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर के 7 ग्राम H2O बनाते हैं। तो बताइए 5 ग्राम हाइड्रोजन 100 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कितना देगा आपको H2O? तो आंसर क्लियर है। सर क्या करना है, जो पहला डेटा दिया हुआ है वो हमारा रेशियो है कि 1 और 6 मिलकर के 7 बनाते हैं, मतलब 1 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो आपको क्या देता है, 7 ग्राम H2O देता है। तो सर क्या होगा, अगर हमको आप 5 ग्राम दे रहे हैं यानी आप 5 गुना बढ़ा रहे हैं तो ये भी 5 गुना बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों को 5 से इंटू कर दिए तो 5:30, 5 6 30। इसका मतलब 5 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 30 ग्राम ही ऑक्सीजन लेगा और मिलकर के क्या बना देगा, 53 नहीं, 30 5 35 ग्राम H2O बना देगा और आपका 70 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो बचा रह जाएगा एज अ बाई प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे चेक कर लो बाबू, तुमने हमको कितना दिया था, 100 + 5 एज अ रिएक्टेंट दिया था 105 ग्राम, और यहाँ पे भी है तुम्हारा 105 ग्राम। हाँ सर है। तो बच्चा देखो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो हो गया और लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी फॉलो हो गया। क्यों लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कैसे फॉलो हो गया, क्योंकि हमने रेशियो चेंज नहीं करा, रेशियो हमारा जैसा था वैसा ही रह गया। आ रही बात समझे, उन्होंने कहा था कि रेशियो मत बदलना, उसकी जो एलिमेंट है ना, ये जो बना हुआ है H2O किस चीज से बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, उनका रेशियो आपको दिया है 1:6, और यहाँ पे भी हमारा रेशियो, तो हमको यहाँ पे रेशियो गड़बड़ाना नहीं है, रेशियो वही रहेगा। हमने क्या किया, बस उलटफेर क्या कर दिया हमने कि 5 ग्राम के साथ 100 ग्राम को नहीं रिएक्ट कराया, 30 ग्राम को रिएक्ट कराया, तो हमारा रेशियो जैसा था वैसा हो गया, और जो रेस्ट जो बच गया उसको अलग रख दिया। समझ में आया बच्चा? चलो थैंक यू।